नमस्कार मित्रों, जीएस ह्यूमर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी एग्जाम के बारे में। तो 70th बीपीएससी एग्जाम के बारे में बात करने से सबसे पहले मैंने आपके लिए जो वीडियो बताया था, मैंने जो आपको सारी चीज़ें हमने स्ट्रेटजी के बारे में बात करी थी, पेपर पैटर्न के बारे में बात करी थी, एग्जाम फॉर्म नोटिफिकेशन आपको 1-2 दिन पहले जो वीडियो मिला होगा उसके बारे में। तो प्यारे मित्रों में 17वीं बीपीएससी परीक्षा में मैंने आपको बताया था कि इस परीक्षा की जो तिथि है ये लगभग 30 सितंबर लगभग क्या अभी जो कैलेंडर है 30 सितंबर आ रखा है। और अभी जिस हिसाब से बिहार लोक सेवा आयोग चल रहा है उस हिसाब से एग्जाम की डेट जो है चेंज होने की संभावना लगभग ना के बराबर है, यानी कि एग्जाम अपनी ऑन डेट पे होगा। ये लोग अपनी जो डेट इन्होंने निर्धारित कर दी उस पर एग्जाम लेते हैं। जब से नए ये अध्यक्ष जी आए हैं तब से चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं बिहार में। तो उसके बारे में हम बात करें यहाँ से तो हम देखेंगे कि 17वीं जो हमारी बीपीएससी परीक्षा 30 सितंबर को होने वाली है। तो अब हमारा यूपीएससी जो सीएससी एग्जाम था ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी हमारा जो एग्जाम है इसके ऊपर। तो 17वीं बीपीएससी एग्जाम 30 सितंबर को टारगेट करने से पहले मैंने आपको स्ट्रेटेजी में बताया था कि कोई भी एग्जाम हो सबसे पहले हम लोग उसका सिलेबस प्लस हम उसका पीवाईक्यू देखते हैं। उसके बाद हम जो है बाकी चीजों पर मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 17वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए हम पहले सबसे पहले पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें पिछले 7 से 8 साल के जो पीवाईक्यूज होंगे हम इनको कवर करेंगे विद डिटेल। 69वीं की डिटेल तो इतनी बहुत ज्यादा तैयार नहीं हो पाई, लेकिन हाँ 68वीं से के पीछे के जितनी हम डिटेल होंगी बहुत डेप्थ में हम इन सारे 6 से 7 साल के पेपरों को देख रहे होंगे। तो 7 से 8 साल के पेपरों को देखने के बाद जो एक मेजर जो आपका फॉर्म मिलेगा आपको बिहार जीके का। तो बिहार जीके की सीरीज इन पीवाईक्यू की बाद में आपको मिलने लेक्चर शुरू हो जाएंगे। और मैं बता दूं आपको ये जो बिहार जीके हम पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया वहां पे 25 से 30 क्वेश्चन हर साल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था 25 से 30 क्वेश्चन हर बार बिहार जीके से आ रहे हैं। तो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एरिया हो जाता है ये पढ़ने के लिए। तो ध्यान रखना, हम जानते हैं कि जो अब जो जितने भी बीपीएससी के टॉपर्स हैं सबके द्वारा बीपीएससी के लिए जो बिहार जीके हमें पढ़ना होता है, बिहार स्पेशल पढ़ना होता है, उसके लिए हमें इम्तियाज अहमद के लिए और केबीसी नैनो ये सबसे बेस्ट सोर्स हमें बताए जाते हैं। तो हम जो भी बिहार जी के पढ़ रहे होंगे वो इम्तियाज अहमद और केबीसी इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों की रिसर्च यानी केबीसी नैनो के आपके क्वेश्चन मिलेंगे और डिटेल मिलेगा आपको इम्तियाज अहमद का। इस तरह से हम दोनों बुकों को इन्हीं क्लास की सीरीज में आपको जो है कवर कर रहे होंगे। और मैं इनका खुद कंटेंट बना रहा हूँ और बहुत ही जल्दी ये जो 6 से 7 साल के बीपीएससी के जो पीवाईक्यू हैं इनको कवर करने के बाद आपको इसके जल्दी जल्दी लेक्चर मिलने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से 25 से 30 नंबरों को आप यहाँ पर इंश्योर कर पाएंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता ही है 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, ये लिख रहा है यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि 69वीं बीपीएससी से पहले यानी कि 68वीं बीपीएससी तक जो क्वेश्चन का लेवल था बहुत आसान रहता था। ठीक है, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 सीधी सीधी कर दी गई है। तो हम लेवल की बात कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 68वीं बीपीएससी तक जो लेवल था बहुत सिंपल रखा गया था। ठीक है, लेकिन 69वीं बीपीएससी तक ध्यान रखेंगे, आपको 69वीं बीपीएससी के बाद में आपको देखने को मिलेंगी चीजें कि भाई आपको यहाँ पर चीजें आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको फैक्ट दोनों चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि इस एग्जाम में 69वीं में जो एग्जाम का लेवल था बहुत लेंदी बना दिया गया और बहुत अच्छा स्टैंडर्ड से एग्जाम का बना दिया गया। लगभग 2024 में जो यूपीएससी सीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स पूछा गया है लगभग उस लेवल का इस एग्जाम को बना दिया गया। तो अब आपको ध्यान रखना होगा, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके बहुत अच्छे से डीप में हमें चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम बीपीएससी के जो हमारा एग्जाम है इस एग्जाम को हम लोग क्वालिफाई करने की कंडीशन में रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी इनमें से। तो पहली बताई गई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो ये तीनों यानी कि जब हम 5G कंप्यूटर्स यानी कि जो 5G इंटरनेट हमारा आ जाएगा तो इन तीनों के तीनों को जो हमारी तकनीकें होंगी इन तीनों तकनीकों में हम 5G टेक्नोलॉजी इसका यूज कर रहे होंगे। इसलिए का राइट आंसर बताया गया था 1 2 3। ध्यान रखेंगे जो भी आंसर की के साथ में चीजें आपको बताया हूँ ये ऑफिशियल है, आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल की दी गई है उसके द्वारा मैं आपको यहाँ पर चीजों को बता रहा हूँ लाके। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 2 सूचियां दी गई, यहाँ पर कुछ अंतरिक्ष मिशन दिए गए थे, यहाँ पर कुछ खोजें दी गई थी। अब इनका चारों का मिलान करना था हमें, तो मिलान के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर कैसिनी ह्यूजेंस यहाँ पर ये सनी और उसके वलय के अध्ययन करने के लिए आया था इनमें से ये। और यहाँ पर जूनो के बारे में बात करेंगे तो जूनो लाया गया था हमारा इनमें से हाँ यहाँ पर हमारा जूनो के बारे में हम बात करेंगे तो जूनो लाया गया था हमारा हाँ बृहस्पति के लिए। ठीक है, और आर्टेमिस लाया गया था मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से जो मंगल ग्रह तक यहाँ पर इसके लिए, और वेरिटास शुक्र ग्रह के लिए लाया गया था। इस तरह से उसके मिलान की बात करेंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर आपका ए इसमें बताया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 2 सूचियां दी गई हैं, यहाँ पर कपड़े दिए गए हैं और इनकी उत्पत्ति बताई गई है कि कौन से प्रकार का कपड़ा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो इनमें से हम देखेंगे तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। लिनेन के बारे में बताया जा रहा है, तो लिनेन है इसे सन के पौधे से प्राप्त किया
जाता है, और जो जटा या फिर कोरियर जैसे हम बोलते हैं, कोयर जैसे बोलते हैं, इसे नारियल के पौधे से प्राप्त करा जाता है। मुहायर ऐसे अंगूरा बकरी से, और डाउन है ये बतख और गीज के पंख से। इस तरह इसका अगर हम राइट ऑप्शन देखेंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा हम बात करते हैं निम्न में से कौन से कथन सही हैं। दो स्टेटमेंट आपको इसके बारे में दिए गए हैं, तो बात कर लेते हैं। पहला कह रहा है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण होता है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका इसके कारण होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टकोसिस एनसीसी कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, सही ही आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन एक और दिया आपको, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंग्लिश वाले हैं, जिनको भी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ना है वो आराम से अपना जो है यहाँ पर रोक के इसको पढ़ लेंगे, पॉज करके वीडियो को वो पढ़ लेंगे। हम सिर्फ हिंदी वाली चीजें हैं उनको देख रहे होंगे। अगला पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। पांचवें में पूछा रहा है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। कोबरा है, पाइथन है, स्क्रिल है और जावा है। इनमें से अगर हम बात करेंगे तो इनमें से देखो जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे ऊपर वाले ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में समाचार हम देखा गया जो चैट जीपीटी हम बात कर रहे थे, ठीक है, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जिससे हम बात कर रहे थे, इसमें जीपीटी का मतलब क्या बताया गया था, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो जीपीटी में यहाँ पर हमें जो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर यानी कि पहले के जो ट्रेंड्स होते हैं उनके बेसिस पर जो है जीपीटी हमारा, चैट जीपीटी हमें आंसर बताता है कोई भी जब इन्फॉर्मेशन हम उससे मांग रहे होते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है, यानी कि जीभ हमारी कौन कौन से स्वादों को देख पाती है, कौन कौन से स्वादों को मतलब महसूस कर पाती है, और कौन कौन से को नहीं। तो नहीं जो है उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो स्वाद कौन कौन से महसूस नहीं करेगी हमारी जीभ, तो हमें ध्यान रखने हैं। तो देखो हमें ये बात करेंगे मीठा, कड़वा, नमकीन, बिल्कुल मसालेदार है, ऐसा कोई स्वाद हमारी जीभ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं करा जाता। और उमामी और खट्टा ये भी है, लेकिन तीखा जैसा हमारी जीभ के द्वारा कोई ये नहीं महसूस कराया। तो 4 और 7 इनको हमारी जीभ के द्वारा महसूस नहीं कराया जाता। जीभ के बारे में आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होती है, ये भी पढ़नी होती है। आप जब साइंस में पढ़ेंगे कि कौन सा जीभ का कौन सा भाग मीठे को महसूस करता है, तो आगे वाला को महसूस करता है, पीछे वाला भाग कड़वे को महसूस करता है। ठीक है, और ये हम बात करेंगे साइड वाले, बीच वाले ये जो पार्ट है ये खट्टापन को इसको महसूस कर रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूरा है। यहाँ पर जो जोड़े हैं उनके सही के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा इनमें से सही का कूट का हमें बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से सही है हमारे इनमें से। एनोरेक्सिया के बारे में पूछा है कि एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार है, नहीं। इम्नोसेमिया के बारे में पूछ रहा है कि क्या नींद संबंधी विकार है, ये सॉरी खाने का विकार है, नहीं। तो डिस्पनिया के बारे में पूछ रहा है हमसे कि डिस्पनिया सांस की तकलीफ है, बिल्कुल सही बात है। एनोस्मिया की बात कर रहा है तो गंध की आंसर क्या पूर्ण हानि हो जाती है इस कंडीशन में, तो ये भी जो ऑप्शन है हमारा ये सही हो जाएगा। तो 3 और 4 हमारे ऑप्शन सही होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर चीजें दी गई हैं। अगेन आपको जो जिन लोगों को इंग्लिश में पढ़ना है वो लोग अपना आराम से जो है पॉज करके वीडियो को इंग्लिश में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपना जो हिंदी वर्जन होगा क्वेश्चन का उस पर चल रहे हैं कि ब्रह्मांड में जो पल्सर हैं ये क्या है। ब्रह्मांड में जो पल्सर होते हैं वो क्या होते हैं, तारों का समूह होते हैं, नहीं। घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं हमारे जो पल्सर्स होते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित जो हीरा है इसके संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका यूज कराया था, यानी कि लैब में जब हम जो हीरा तैयार करते हैं उसके बीज के रूप में हम क्या यूज करते हैं। सफेद नीलम, नहीं। मोनासाइट, नहीं। ग्रेफाइट, बिल्कुल। यानी क्योंकि कार्बन के जो अपूर्ण रूप है हीरा और ग्रेफाइट दोनों चीजें हैं, तो हम ग्रेफाइट को यहाँ पर इसके रूप में देखेंगे। सी ऑप्शन आपका इसके संबंध में सही हो जाएगा। 11 कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो फाइबर है, यानी कि आप देखेंगे ना बुलेट प्रूफ जैकेट जो हमारी सुरक्षा एजेंसीज वाले जो लोग पहन के रखते हैं पुलिस आर्मी वगैरह में, तो उसमें जो फाइबर यूज करा जाता है वो कौन सा फाइबर यूज करा जाता है। नायलॉन, टेरिडॉन, ट्रीड और केवलर। तो केवलर ये अच्छा ब्रांड होता है यहाँ पर, इसके बारे में क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपका यही सही हो जाएगा। 12 के बारे में बात करेंगे तो HMX इसका पूर्ण रूप क्या है। HMX इसका पूर्ण रूप आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसको बोलते हैं हम HMX। तो हमारे यहाँ पर पहला सही हो जाएगा इसके बारे में। हाई डेंसिटी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी केवल एक ऑप्शन नंबर सी आपका HMX के बारे में यहाँ पर सही बताया गया था। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे यहाँ पर। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था। ये तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन, काफी पीछे से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ध्यान रखेंगे आप। अक्टूबर 2022 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हाँ बिल्कुल उस टाइम के हिसाब से तो सही ही था। तो इस टाइम पर उस रोबोट का नाम था ऑप्टिमस, काफी चर्चा में रहा था ऑप्टिमस, तो ये राइट ऑप्शन इसका डी था उस समय के अकॉर्डिंगली। 14 देख लेते हैं अपना। 14वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 14वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर पूछा गया है कि मैनहट्टन परियोजना क्या थी। तो मैनहट्टन परियोजना काफी चर्चाओं में रही थी हमारी, जो एक यानी कि एक ऐसा रिसर्च जिसने पहले परमाणु हथियार है इसका उत्पादन करा गया था। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट, यानी कि ए ऑप्शन इसके संबंध में राइट हो जाएगा। 15 के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण जो है कैसा बनाया जाता है, वास्तविक उल्टा आकार के बराबर होता है। तो इसमें वस्तु की स्थिति जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे वस्तु की जो स्थिति है वो वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं हम, कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का ऐसा उपकरण है जो कि, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो कैसा उपकरण होता है और वो क्या काम करता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक हम देखते हैं ना छतों पे जो सौर ऊर्जा होती है हम उसको लगा के रखते हैं, यहाँ पर जो सूरज की किरणें टकराती हैं और ये उसको एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिक में चेंज करता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूरज से हमारी जो किरणें आती हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि सोलर पैनल जो आता है उसके बारे में बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप, विलयन या फिर विलायक के प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान अवस्था जो विलय की मात्रा है इसको रसायन में किस रूप से जाना जाता है। विलय का संगठन, ठीक है, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता और विलयन की सांद्रता, तो इसको जाना जाएगा विलयन की सांद्रता। तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 18 के बारे में पूछा जा रहा है, जो कोविड वैक्सीनेशन है इसमें जो प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया है, ये वैक्सीनेशन कैसे इस प्रतिरक्षी प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं इनमें से। ठीक है, तो इसमें जो जीवित क्षण यानी कि लिविंग वायरस बैक्टीरिया तो होता है, लिविंग वायरस तो होता है, लेकिन वो पैसिव फॉर्म में होता है, यानी वो एक्टिव नहीं होता, वो एक्टिव नहीं होता यानी कि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगा देता है लेकिन वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, तो सार्स कोव 2 यानी कि जो जीवित क्षीण सार्स कोव 2 है इसको प्रवेश करा के हमारा जो वैक्सीनेशन का मूल सिद्धांत होता है वो यही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये जो इंग्लिश में दिए गए हैं, जिनको भी इंग्लिश में देखने वो आपको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर 19वें क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। कुचालक यानी कि जिनमें बिजली का करंट प्रवाहित नहीं हो सकता उनको हम कुचालक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इन 19 के बारे में हम बात करें तो नमकीन पानी नहीं, संतरे का रस नहीं, नींबू का रस, इन तीनों में करंट आएगा तो इनमें से कोई भी कुचालक नहीं है, सारे के सारे हमारे कंडक्टर यानी कि सुचालक हो जाएंगे। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है इसकी खोज के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, जो हमारा द्विकुंडलित मॉडल था इसको जो है दिया गया था। 21वें के बारे में बात कर लेते हैं, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। ठीक है, तो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरेंगी तो उनका क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अलग अलग त्वरण होगा यानी कि वेग परिवर्तन की दर तो नहीं, जड़त्व में परिवर्तन भी नहीं होगा, किसी भी क्षण वेग एक भी रहेगा, बिल्कुल वहां पर जो वेग है वो समान ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां क्या कह रहा है। तो 22वां कह रहा है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान यानी कि जो वेक्टर वैक्सीनेशन है, जो वेक्टर वैक्सीन है वो इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए कैसे काम करते हैं। तो निष्क्रिय वायरस नहीं जाएगा, इसमें रोगजनकों पर सीधा हमला नहीं होगा, यहाँ पर जो वायरस है इसको किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर इसका यूज हम करते हैं। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगला हम बात करेंगे लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव और संवहन। तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो समुद्र तल का फैला रहा है, यानी आप देखेंगे सी स्प्रेडिंग जो थ्योरी आप देखते हैं ज्योग्राफी में, वो उससे संबंधित है हमारा समुद्र तल का फैलाव। ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यूअसली हम देखते हैं कि नई परतें इसमें जो है जुड़ती रहती हैं। फॉर्मेशन के संबंध में 24वां देख लेते हैं, भूपटल के टुकड़े जो मेंटल हैं इसमें गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं ये, और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इस सिद्धांत को क्या महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत नहीं, पेंजे सिद्धांत नहीं, ये प्लेट टेक्टोनिक, बिल्कुल जो अर्थों के एक्सिस से संबंधित हम बात करते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में हम बात करते हैं कि 7 हमारी मेजर प्लेट हैं, बाकी की हमारी माइनर प्लेट हैं, और इन प्लेटों का जो मूवमेंट होता है, जब ये प्लेटें हम देखते हैं कि ये कैसे किनारा करती हैं, जब ऐसे टकराती हैं तो या ये यहाँ पर टकराएंगी तो यहाँ पर संपीड़न बल लगेगा तो भूकंप की उत्पत्ति होगी, ये तनाव बल के द्वारा खिंचेंगी तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर जो बीच में टूट बनेगी इसके द्वारा भी होगा। ठीक है, ये समानांतर भी चलेंगे, तो हम प्लेट के टाइप के हिसाब से उनको ज्योग्राफी में बात करते हैं, तो इसके लिए संबंधित हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका कि एमआरएनए जो है पद है ना, एमआरएनए यानी कोविड के संबंध में काफी जो है चर्चा में रहा था, तो इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, ये जो हमारा कोविड था इसके संबंध में चर्चा में रहा था, जो एमआरएनए का पूरा नाम मिलेगा हमें, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है यही हमारा इसके संबंध में राइट हो जाएगा। एसी करंट को कैसे, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसको कैसे उत्पादित करा जाता है, तो डायनेमो के द्वारा इसको जो है उत्पादित करा जाता है हमारा जो एसी करंट। तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर बी। ट्रांसफार्मर तो हमारा जो वोल्टेज होता है उसको ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो ध्यान रखें ट्रांसफार्मर का ये काम नहीं होता। धारा घनत्व तो होता है क्या, यानी कि सदिश और अदिश के बारे में जो हम बात करते हैं, तो धारा घनत्व तो एक सदिश राशि होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है। 28 के बारे में हम बात कर लेंगे, तो मेडिकल केमिस्ट्री में जो दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है, किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी ये वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। तो औषधि प्रभाव पर या फिर आणविक लक्षण पर, तो बिल्कुल हमारा जो एटॉमिक जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस पर हम इनका जो है सबसे बेस्ट हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो आणविक लक्ष्य हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है इनमें से। तो देखो उत्प्रेरक वर्धक के बारे में बात करेंगे तो ये तो तेज करेगा, समांगी भी नहीं, विषमांगी भी नहीं, तो इनमें से धीमा इनमें से एक भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बताया गया है यहाँ पे डी।
30 के बारे में बात कर लेते हैं। आगत और निर्गत जो तंत्रिकाएं हैं ये कहाँ पर मिलती हैं, आपको कहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो ये आपको लीवर में नहीं मिलेंगी, केंद्रिका तंत्र में नहीं मिलेंगी, ये आपको ओके ठीक है। तो सॉरी, ये आपको हमारा हाँ केंद्रिका तंत्र में ही मिल जाएंगे आगत, यानी कि इनपुट और आउटपुट। हम जानते हैं ना हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट हमें यहीं पर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इनकी सहायता से हमें देखने को मिलता है। तो पूरा हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमें आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिल जाती हैं, जिसके द्वारा हमारी बॉडी इनपुट और आउटपुट देती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ऑप्शन नंबर ये बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 देख लेते हैं हम, सीधा 31 मूव करेंगे। तो 31 हमारा क्या बोला जा रहा है इसके संबंध में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिप्रुएक टूरिज्म के संबंध में जो चुम्पी रीफ है, एपी शॉल है, ग्रांडे द्वीप पर जो भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया है, तो ये जो स्थान है ये स्थान कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे गोवा के तट पर ये स्थान आपको देखने को मिल जाएगा। 32वां पूछा जा रहा है कि G20 सदस्य जो है ये प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तो G20 सदस्य कितना किस चीज का प्रतिनिधित्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। जो हमारा वैश्विक ग्लोबल जीडीपी G20 में आता है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, उसके बाद अगला अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो वैश्विक व्यापार का 50% नहीं, ये गलत हो जाएगा। विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या इसमें समाहित होती है, तो 1 और 3 इसके बी ऑप्शन यहाँ पर आपका इसके संबंध में राइट हो जाएगा। रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह मुखिया कौन है, तो वैगनर समूह जो रूस का है, जो लड़ा लड़ा था, उसके बाद उसमें उनका देखने को मिला था उसने गद्दारी कर दी थी, फिर उसको शामिल हो गया था, माफी माफी मांग ली थी उसने, फिर उसके बाद वो उसकी डेथ वगैरह, तो इसलिए ये यह चर्चा में बना हुआ था उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसको जो है डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये वैसे येवेनगी प्रिगोजिन ये जो नाम था इसका, ये चीजें ली जा रही थी, तो मुखिया ये डिलीट इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे आयोग के द्वारा, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। 34, ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा प्रकाशित करा जाता है, तो हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा इसको जो है प्रकाशित करा जाता है। 34 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 में क्या पूछा जा रहा है, 35 कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये बोला जा रहा है उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, उसी टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, इसलिए करंट का क्वेश्चन था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गुजरात में आयोजित जो डिफेक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो जो होता है हमारा, इसकी जो थीम है उस थीम के बारे में पूछा गया था, गौरव का मार यानी कि पाथ टू प्राइड, ये इसका जो है थीम थी हमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 37वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो 37वें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है थैंड्यूगेट जो महोत्सव है ये 3 दिवसीय उत्सव कौन से देश में मनाया जाता है, तो चिली, नेपाल, जर्मनी, म्यांमार, तो हमारा जो पड़ोसी देश म्यांमार है, म्यांमार में इसको जो है सेलिब्रेट करा जाता है। अगला 38 देख लेंगे। व्हाइट हाउस के संबंध में हमें विचार करना है, कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं इसके बारे में, तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। व्हाइट हाउस का पता 1800 जो पता है ये पता गलत बताया गया है इसके बारे में। यूएस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, बिल्कुल सही बात है। 3 कह रहा है 1800 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे, सही बात है। और अमेरिकी डेमोक्रेसी का प्रतीक है। 2 3 4 बिल्कुल सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। पहला जो था इसका पता बताया गया था वो पता गलत था, हमें वहां पर राष्ट्रपति के घर पे नहीं जाना है, तो पते की जरूरत हमें नहीं करनी है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा गलत। 39 के बारे में बात करते हैं, क्या कह रहा है। 39 कह रहा है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है, नेट मीटरिंग। ठीक है, तो नेट मीटरिंग के बारे में हम बात करते हैं तो एक बिलिंग सिस्टम होता है जो हमारी सोलर एनर्जी सिस्टम होता है, उसके मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई जो बिजली है उसका शेयर देता है, होते हैं उनको उससे लाभ प्रदान होता है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला पूछ रहा है हमें यहाँ पर कुछ रंग दिए गए हैं और इनका संयोजन दिया गया है। देखो जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो तो होते हैं GBR, यानी कि हम बात करेंगे ग्रीन, ब्लू और यहाँ पर हमारा हो जाएगा रेड। ठीक है, ये होते हैं हमारे प्राथमिक जो रंग है, इन्हीं से मिला के हमारे सारे रंग बनते हैं। तो अब हमें यहीं से पूछा गया और हमें इसका मिलान करना था, तो मेजेंटा है, इसमें लाल और नीला मिलाने से जो है हमारा मेजेंटा बनता है। टील के रूप में आप बात करेंगे तो नीला, हरा और सफेद मिलाओगे तो टील बन जाएगा आपका इसके संबंध में। ठीक है, और अगला अगर आप देखोगे इसमें तो जो मोव है, नीला, लाल और सफेद मिलाने से, और सियान बन जाएगा आपका हरा और नीला मिलाने से। तो जब आप ये मिलाएंगे, मिलान करेंगे तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे इसके संबंध में राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो इंग्लिश के क्वेश्चन आप जल्दी से देख लेंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर हम मूव कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे 41 में पूछ रहा है गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। देखो दो स्टेटमेंट में लोगों को बहुत जो है टाइटन और ट्राइडेंट, इन दोनों में लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ था, बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन को गलत करा था, लेकिन अब ये काफी चर्चा में भी बना हुआ था उस टाइम पर, तो टाइटन उसका नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए कुछ लोग गए थे और इस पनडुब्बी का नाम ट्राइडेंट नहीं बल्कि टाइटन था, ये ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुछ 2 सूचियां दी गई हैं यहाँ पर, इनके विवरण दिए गए हैं। जूते या फैशन सहायक सामग्री हैं और इनके विवरण दिया गया है यहाँ पर इनके बारे में, तो कौन सा इनके बारे में सही है, इनमें से हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमें दिए गए कूट का सही जो हमें यहाँ पर यूज करना है, तो देख लेंगे। इसका बेसिकली हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला बताया जा रहा है बैरेट के बारे में। ठीक है, तो बैरेट के बारे में आप देखेंगे तो हाँ
चलिए बैरेट के बारे में देख लेते हैं। तो बैरेट पुरुषों के जूते का एक प्रकार होता है जो हमारे, ओके सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ चलिए एक मिनट। बैरेट जो होता है ना महिलाओं के जूते का प्रकार होता है, ना कि पुरुषों के जूते का प्रकार है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे बी स्टीलेटोज, इसके बारे में बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। स्टीलेटोज होता है एक महिलाओं के जूते का प्रकार होता है, ठीक है। और ये बैरेट होता था, ये एक प्रकार की टोपी होती थी। बैरेट तो महिलाओं के जूते का प्रकार नहीं बल्कि टोपी होती थी। तो ए का 3 है, ठीक है। और एविएटर्स के बारे में आप बात करेंगे तो एविएटर्स हम देखेंगे तो बेसिकली एविएटर तो हमारे चश्मा होता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा धूप में हम लोग जो ज्यादा चश्मा लगाते हैं, एविएटर प्रकार होता है उसका। फ्रेम भी इसके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे चिग्रोन क्या है, तो एक प्रकार का केस विन्यास होता है, यानी कि केसों का जो है टाइप होता है। और ई ब्रॉग के बारे में हम बात करेंगे तो ई ब्रॉग क्या होता है, हमारा पुरुषों की जूता जो ब्रॉग है, ये पुरुषों के जूते का प्रकार होता है। जब आप इनको मिलाएंगे बड़ा खतरनाक और अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन आपका इसके संबंध में राइट था। अगला क्वेश्चन देख लो भैया। अगला क्वेश्चन है 43वां आपका। तो 43वां क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहां पर दिया है, यानी कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे इनके द्वारा इंटरव्यू कहां पर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे एथेंस में इनके द्वारा जो इंटरव्यू उस टाइम पे वहां पर दिया गया था। करंट का क्वेश्चन था। खेल के संदर्भ में यहाँ पर हमें बात करनी है और कौन से कूट हमें सही है यहाँ पर इनके बारे में बताना है कि किसके द्वारा हमारा कौन कौन से जो है हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमारा फ्लोरेंसियो मीडोज फ्रेंच ओपन हुआ था, ये गलत हो जाएगा। वीनस रोज वाटर डिस इस टाइम पर करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये सही था, ये गलत था और ये भी सही था। तो 2 और 4, ठीक है। तो उस टाइम पर उनके जो विजेता थे इनके बारे में पूछा गया था। करंट का टोटली हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन था। तो 2 और 4 हमारे यहाँ पर डी स्टेटमेंट आपका जो डी ऑप्शन है इसका ये राइट हो जाएगा। देखो करंट के क्वेश्चन में ना हम बहुत ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो जो उस टाइम पे करंट अफेयर चल रहा होता है वहां से क्वेश्चन आते हैं। जीएस पर हमें थोड़ा सा बिल्कुल जरूर ध्यान दे लेंगे। अगेन करंट से क्वेश्चन था कि गृह मंत्रालय ने नवंबर को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा जो सर्वेक्षण है इस कार्य को पूरा। तो ये 576 भाषाएं थी, इनको इसमें शामिल करा गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला कह रहा है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित जो गिद्ध संरक्षण है इसके लिए राज्य स्तरीय समिति थी, इसका शुभारंभ करा गया था। तो ये जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु के द्वारा इस चीज को शुरू करा गया था। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय जो कछुए थे, मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में इनको जो है छोड़ा गया था। तो देखो अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो नंगातंग की जो राष्ट्रीय उद्यान था वहां पर इनको छोड़ा गया था। तो करंट का भी आप ध्यान रखेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन करंट के रहते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और 25 से 30 क्वेश्चन बिहार जीके के और 25 से 30 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे हिस्ट्री से। और यही मेजर एरिया हमारा बीपीएससी के एग्जाम में होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही रहते हैं हर साल। पिछले 8 साल 8-9 साल का आप ट्रेंड देखेंगे तो भी। 48 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे 48 में देख लेंगे। तो 48 कह रहा है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित करा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ज्यादातर लोग हम बात कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। तो यूएसए ने इसको बोला था कि अरुणाचल जो है भारत के भाग के रूप में ही हमारे जो है इसके द्वारा मान्यता दी गई थी। 49 पूछ रहा है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पटेल ने काहिरा में आईएसएसएफ जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है यहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल में पदक जीता था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। इसका भी राइट ऑप्शन आपको जो गोल्ड मेडल इनके द्वारा यहाँ पर जीता गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है। तो इसमें जो ग्रेड 6 है यहीं से जो है इन चीजों को शामिल करा जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है हमारे यहाँ पर अगेन इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फिर से पूछा जा रहा है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग पर व्यापार समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे हाल फिलहाल में। तो उस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा ये साइन करा गया था, इसलिए काफी चर्चा में बना हुआ था। सहज भाषा अधिनियम निम्न में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो में इसको जो है यहाँ पर लाया गया था, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है 53 में। दुनिया का पहला पादप परागकणों जिन्हें टिलियारम ड्रेबिस कहा जाता है, इसके टिलियारडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे। तो ये जो जीवाश्म मिलेंगे आपको, ये जीवाश्म आपको रशिया में देखने को मिले थे। उस टाइम पे काफी चर्चा में था, काफी मैगजीन्स में आपको देखने को मिला था। सुर्खियां बटोरने वाली जो लिस्बन डिक्लेरेशन थी ये कौन सी इकाई के संरक्षण से संबंधित थी। तो आपको जो लिस्बन डिक्लेरेशन मिलेगी ये महासागरों के संरक्षण से आपको जो है ये देखने को मिलेगी उस टाइम पे। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे 55वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उस जानवर के बारे में नहीं पता था। तो प्यारे मित्रों वो जानवर कौन सा था, घोड़ा, ठीक है। तो घोड़ा जानवर की जो है उस टाइम पर हमें इसके बारे में इनको देखने को नहीं मिलता है। निम्न में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इनमें से नहीं है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो लिस्ट आती है इनमें से जो इंडिया गेट है वो नहीं है। कुतुब मीनार, लाल किला और ये थे इनमें से। इंडिया गेट इनमें से इसमें से नहीं था, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 57वां भारतीय संविधान में राज्य के जो डीपीएसपी सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई थी। पॉलिटी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इसका पूरा चैप्टर कराया है। तो वहां अगर आपने उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को करने में पॉलिटी के ज्यादातर क्वेश्चन को आप उस सीरीज को फॉलो करके कर लेंगे सब कुछ, क्योंकि लक्ष्मीकांत को हम वहां पर कवर कर रहे हैं।
तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? तो ध्यान रखेंगे पूर्ण राज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1975 में। 74 में हम बात करते हैं, इससे जो हमारा संविधान संशोधन आता है इससे पहले वो संबद्ध राज्य बनाया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर इसके लिए राइट हो जाएगा। 59 के बारे में बात करेंगे तो निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है इनमें से? तो इनमें से महंगी यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर। तो ज्यादातर लोगों ने डॉलर लगाया था, बल्कि नहीं, सबसे महंगी उसमें से हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। 59 का राइट ऑप्शन बी था उस टाइम पे। ठीक, 60 देख लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम करके बिहार को राज्य प्रदूषण करने की योजना बनाई गई? तो भारत के स्तर पर तो हम 70-70 की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार के द्वारा भी प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जो टारगेट रखा गया था, इसके लिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि बिहार के द्वारा ऐसा कोई जो है टारगेट लिया ही नहीं गया था, इसलिए क्वेश्चन आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो 61वां क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर भारतीय कला में जो स्तूप, चैत्य और विहार है, इनका निर्माण निम्न में से किससे संबंधित है? तो स्तूप, चैत्य, विहार हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं हमारे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 62। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में जो सुजनी होती थी, वो सुजनी क्या होती थी? तो बेसिकली सुजनी एक प्रकार की जो है कढ़ाई होती थी। ठीक है, बिहार में। ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 63 कह रहा है बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसके संबंध में बात करनी है और कौन से स्टेटमेंट इसके बारे में गलत हैं, उन गलत स्टेटमेंटों के बारे में हमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था, गलत हो जाएगा हमारा। स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम के द्वारा करी गई थी। तो ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 63। तो 63 में अगर हम बात करेंगे तो एक पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। वज्रयान संप्रदाय फलाफूला सही है। यहाँ पर ये खगोलीय विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण जैसे दर्शन भी विषय पढ़ाए जाते थे, तो ये भी सही है। यहाँ पर गलत हो जाएगा 1 और 2, और ये ऑप्शन नंबर सी में आपको गलत देखने को मिल जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, और ये 4 कथन दिए गए हैं। मैं आपको यही चीज कह रहा था कि इस बार का जो एग्जाम था ना, बहुत डिटेल, बहुत लेंथी एग्जाम था, टाइम कम पड़ गया था भाई लोगों पे 2 घंटे का। कौन सा कथन सही है इनमें से बात करनी है? तो देखो, इनमें से भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? बारूद का आगमन हुआ? नहीं। क्षेत्रीय वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ उस टाइम पर? नहीं। प्रदेश में, ये तो पहली चीजें हो चुकी थी। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना, तो बिल्कुल तीसरा हमारा सही हो जाएगा। युद्ध में तोपों की शुरुआत भी इसके टाइम पे करी गई थी, तो यहाँ पर जो 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 3 और 4 विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था? मुगल काल के दौरान कौन सा ऐसा पोर्ट था हमारा जिसको मक्का द्वार बोला जाता था? तो सूरत को जो है मक्का का द्वार के तौर पे जाना जाता था। अष्टप्रधान जो होते थे, इनकी जो मंत्रिपरिषद थी किसके टाइम पे हुआ करती? तो मराठा प्रशासन में शिवाजी के टाइम पे अष्टप्रधान नाम का जो कॉन्सेप्ट था, इसको लाया गया था। हम लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, देखते भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोधिसत्व पदमपाणि, इसकी जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो अजंता की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिल जाती है। अगले में पूछ रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में देखें, तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं हमें कौन कौन से सही के बारे में बात कर रहा है हमें। तो देखो, इसके बारे में बात करें, पहला कह रहा है कि फायान एक चीनी यात्री था जो कि हर्ष के साथ नहीं। ध्यान रखेंगे हर्ष के टाइम पे तो हेनसांग आया था, और फायान के बारे में बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य उसके टाइम पे आया था। तो पहला भी गलत है, दूसरा गलत है, यानी कि अपोजिट बता दिए गए हैं इसमें, तो दोनों गलत हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है कि भाई इनमें से एक भी सही नहीं है। 2 सूचियां दी गई हैं, इन सूचियों के बारे में आपको मिलाना है। इन सूचियों हम देखेंगे तो चरक थे, ये एक चिकित्सक थे, हम जानते हैं इनके बारे में। ब्रह्मगुप्त हमारे गणित से संबंधित थे। 12 मेहर साहब के बारे में बात करते हैं, ज्योतिष से, और विशाख दत्त जो थे नाटककार थे। इस तरह से जब हम इनका मिलान करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए आपको जो है यहाँ पे राइट देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है 70वें क्वेश्चन में। तो 70वें क्वेश्चन में देख लेंगे, आपको पूछ रहा है भारत में फारसी त्योहार नौरोज, इसकी शुरुआत किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। रक्त और लौह की नीति अपनाई गई थी। फारसी त्योहार जो नौरोज है, सिजदा पाबोस, ये सारी चीजें इसके द्वारा यहाँ पर शुरू करने की देखी गई थी। नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म के किस क्षेत्र में इनको लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में जो है इन जो गोरखनाथ वगैरह नाथ पंथी हैं, उनके द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था। बोर्ड का जो 1854 का घोषणा पत्र था, इसके संबंध में हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से सही होंगे यहाँ पर? इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश करी, सही बात है। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर इसके द्वारा जोर दिया गया था, सही बात है। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, और जब दोनों सही होते हैं तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। मैथिली भाषा का विकास निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू करा गया था? तो मैथिली भाषा का विकास यहाँ पर जो कर्नाट राजवंश है, कर्नाट राजवंशों के द्वारा, जो सिमरावगढ़ इनकी राजधानी देखने को मिलती है। हम अभी जो बिहार जीके की सीरीज आपके लिए शुरू होने वाली है, वहां पर इनको सारी चीजों को डिटेल में हम जो है इम्तियाज अहमद और केबीसी नैनो से इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। 74 देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो उस टाइम पर हम राजगृह, ठीक है, राजगृह राजगीर हम इनके बारे में देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 75 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसे देशी भाषा अधिनियम हम इसको बोलते हैं, तो इसके संबंध में हमें सही बताना है। 3 स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं।
ठीक, तो कौन सी सही होंगी? लिटन के द्वारा लाया गया था, सही बात है। रिपन ने निरस्त करा था, सही बात है। गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, और जब तीनों के तीनों सही हो जाएंगे तो हमारा डी ऑप्शन आपको जो है सही देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 4 स्टेटमेंट इसके बारे में हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं कि बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है यहाँ से सही के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था, बिल्कुल सही बात है। यानी वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो मेयो के द्वारा शुरू करा गया था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, सही बात है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास करा, सही बात है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया, ये भी सही बात है। तो 1 2 3 4 सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे, और 1 2 3 4 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो देख रहे हैं आपने कितने डिटेल में आपको देखना है। पीवाईक्यू का मकसद यही है कि हमें ये देखना है कितने डिटेल में क्वेश्चन, देखो 3 डिटेल। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए 2024 वाला आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है मैं यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2024 में जो आया है। 77 के बारे में बात करेंगे तो राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक जो नीति सार है, ये किसके द्वारा इस नीति सार को लिखा गया था? तो कामंदक के द्वारा नीति सार को लिखा गया था, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 78 फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतुहात ए आलमगीरी, तो इसको लिखा गया था ईश्वर दास नागर के द्वारा, ठीक है। 79 चीनी सोर्स के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन इनके द्वारा गया में बौद्ध मंदिर बनाने की जो अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा गया था? तो समुद्रगुप्त के पास जो है इस मिशनरी को भेजा गया था। अगला देख लेंगे हम यहाँ पर, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हमें देखने को मिलता है 1912 में। बिहार के विभाजन की बात करते हैं तो 1912 हम देखेंगे बंगाल से अलग होते बिहार और उड़ीसा बन गए थे। उसके बाद 1936 में देखेंगे हम डिफरेंट हो जाते हैं ये, और उसके बाद हम बात करेंगे स्टार्टिंग में फिर एक अंतिम विभाजन हम देखते हैं 2000 में से अलग बन जाता है। इस तरह से सारे विभाजनों को डिटेल से हमने जो है बिहार जी के सीरीज है वहां पर कवर करा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 81वां क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो 81वां क्वेश्चन हमसे देखेंगे, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और गलत स्टेटमेंट के बारे में आपको जो है बताना है, ठीक है। तो इनमें से गलत कौन सा होगा? ये अगर हम बात करें सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका की महान झीलों में से एक झील है विक्टोरिया, बिल्कुल सही बात है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानी नहीं 4 नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ध्यान रखेंगे जो विक्टोरिया झील है 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, ट्रिक है याद करने की, टुक, ठीक है। तंजानिया, युगांडा और केन्या, इन 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। विक्टोरिया झील से निकालने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। 1 और 3 आपके गलत हो जाएंगे, 1 और 3 गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाँ, चलो 82 के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या पूछा है? हीट वेव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन से सही हैं? तो हीट वेव देखिए आजकल भी काफी चर्चा में बनी हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। विशेषता मैं आपको दिल्ली के बारे में बताऊं तो बहुत खतरनाक गर्मी है यहाँ पर इस टाइम पे। तो हीट वेव के संबंध में यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो बिल्कुल देखो ये गलत हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट, पहले गलत, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। पहला ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं, जो हीट वेव होती है हमारी ये 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है होता है, हमें ये माना जाता है मैदानी क्षेत्रों में। और जो अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर पहाड़ी क्षेत्रों में हो गया है तो उसको हीट वेव मानते हैं। तो ध्यान रखना है, यानी कि ये पूछ भी लेता है कई बार जब हीट वेव चर्चा में रहता है। तो इस बार भी बहुत हीट वेव चली है, हर जगह तापमान बहुत ज्यादा रहा है, तो संभावना पूछी जा सकती है। तो रिवर्स बता दिया गया, यानी कि मैदानों में 40 होना चाहिए था, यहाँ पर 30 होना, दोनों गलत हो जाएंगे। अगर ये सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर लगाएंगे, भाई दोनों के दोनों हमारे जो हैं गलत हैं। 83 के बारे में देख लेते हैं। 83 हमारा क्या कह रहा है इनमें से? 83 के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई जो 2 सूचियां खोजकर्ता और उनके जन्म स्थान के बारे में, कि कौन सी किसकी खोज जो है जो खोज करी थी इनके, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, ठीक है। तो चलिए 83 हमारा हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसके बारे में बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस हम जानते हैं इटली, इनका जन्म स्थान कहाँ पर होता है? कोलंबस का। तो इटली इनका जन्म स्थान आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जैक्स कार्टियर, तो हमें फ्रांस के देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सी, तो सी में हम बात करेंगे तो इनका सर फ्रांसिस ड्रेक इनका हो जाएगा हमारा, ओके ठीक है। तो ये यूके से हो जाएंगे हमारे, और अंत में बचे हुए मैगलन ये पुर्तगाल से हो जाएंगे। इनके आंसर के बारे में बात करें आप जब इसका मिलान करेंगे तो ए ऑप्शन आपको इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। यूएई के रियासती राज्य यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से जो इसके रियासती राज्य कौन कौन से, यानी इसमें कौन कौन से शामिल होंगे? तो अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, अजमान है, अल कैन है, फुजेरा है, रास अल खैमा है। तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। 84 का ऑप्शन नंबर ए आपको सही देखने को मिल जाएगा। 85 स्वर्ण रेखा नदी निम्न में से किस गांव के पास से निकलती है? और मांझी, मंदार, हेहल, नगरी। तो ये जो नदी निकलती है नगरी के पास से होकर, इस गांव के पास से होकर निकलती है, ठीक है। देखो गांव पूछ लिया गया है स्वर्ण रेखा नदी का कि कौन से गांव के पास। देख रहे हो आप कितने डीपेस्ट में जाके चीजें पूछी जा रही है।
निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य जो है बिहार में स्थित हैं? तो बिहार में कौन-कौन से भैया आपको स्थित देखने को मिल जाएँगे? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा आपको बिहार में, दुधवा नहीं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी में है, गजनेर भी नहीं, भीम बाँध आपको मिल जाएगा, ठीक है? मुंगेर में आपको देखने को मिलता है। तो 1 और 4 राइट ऑप्शन हो जाएँगे यहाँ पर। तो ये हमारा जो हो जाएगा 1 और 4 राइट ऑप्शन ए में ही बताया गया है। सतासी के बारे में बात कर लेते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देखेंगे तो कौन-कौन से स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में सही होने वाले हैं, ठीक है? तो देख लेंगे हमारे डॉल्फिन के बारे में कौन-कौन से सही हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन को आईयूसीएन की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में घोषित करा है, सही है। कृष्णलीय नेत्र लेंस नहीं है इसमें, जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, बिल्कुल सही बात है। देखो गंगेटिक डॉल्फिन है ना, जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है, उनके द्वारा कम्युनिकेशन करती है, ना कि आँखों से। इसे इकोलेशन का उपयोग करके बढ़ती है और शिकार करती है, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ, इकोलेशन का ही यूज़ करके आगे बढ़ती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है और मेरे प्यारे मित्रों सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएँगे इस क्वेश्चन के बारे में और डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, महानंदा, नारायणी और पुनपुन। तो जो नारायणी है इसको हम गंडक नदी के दूसरे नाम के रूप में जानते हैं। 89 बिहार के निम्न में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो काफी चर्चा में रहा था और क्वेश्चन आने की संभावना बनी भी थी डेफिनेटली। तो जमुई में सोने के भंडार बहुत ज्यादा आपको देखने को मिले थे। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर करा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर आपको देखने को मिल जाती है। बिहार जीके में हम लोग हर बार इसको पढ़ते हैं। अभिकथन और यानी कथन और कारण के बारे में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, तो देख लेते हैं हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। कह रहा है घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमा पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। तो देखो ए हमारा जो कथन है ये गलत हो जाएगा। और आर के बारे में प्यारे मित्रों आप बात करेंगे तो आर किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे, बिल्कुल। तो जब हम जो महाद्वीपों के निर्माण की विधियां पढ़ते हैं तो वहां पर ये इनके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं। ए सही है, सॉरी ए गलत है, आर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके संबंध में गलत जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना जो 92वें क्वेश्चन में देखना है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है और चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण में जो है हमें बताना है, यानी कि कौन सी संरचना प्रणाली है, कौन सी जगह पर कहाँ मिलती है, कहाँ पर कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, इसके बारे में तो देख लेते हैं हमारे कौन से स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है हमें, इनमें से बात करना है। देखेंगे, चलो तो देख लेते हैं। हमें धारवाड़ के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा होता है हमारा धारवाड़। तो ए का 3 हो जाएगा हमारा। अब देख लें एलिमिनेट हो सकता है कि नहीं, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल। अगर ए का 3 मिल गया हमें तो सीधा डायरेक्टली हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका ए का 3 एक ही एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए का 3 और किसी ऑप्शन में नहीं है, हमें सिर्फ आंसर पता करना है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। 93 बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदबुक भी है, समुद्र तट भी है, समुद्र तट है, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल भी हैं, समुद्री घास भी है, प्रवाल भी है, नमक दलदल है, मैंग्रोव है और इसके पास 21 द्वीप है। बहुत ज्यादा लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा दिमाग लगाना था हमको। ये सारी चीजें मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पहुंच जाएंगी। ज्यादातर लोगों के द्वारा सुंदरबन गलत लगा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सुंदरबन में हमें प्रवाल भित्तियां थोड़ा ना मिलेंगी, मन्नार की खाड़ी में सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। 94 देख लेते हैं। 90 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित जो हमारा भूटान का थिम्पू है, वहां का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो इसका राइट आंसर था हमारा 6 PM, जो है ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। 95 निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से जो सही कथन है उसके बारे में बताना है। धारवाड़ संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं। अब्रक है, कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल। तो झारखंड का जो कोडरमा है वहां पर अब्रक की काफी अच्छी खासी मात्रा मिलती है। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो रहा था। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर जो ग्लोब पर जो रेखाएं खींची गई थी, उन रेखाओं के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो जो रेखाएं थी 179। ठीक है, 179 इनके बारे में बात करेंगे तो 0 डिग्री से लेके जो हम बात करते हैं 180, यानी कि जो देशांतर रेखाएं उनके बारे में बात करी गई है। सॉरी, हाँ, यहाँ पर अक्षांश और की बात करी गई है, ना कि देशांतर रेखाओं की बात। ठीक है, तो अगर हम बात कर लिए तो मान लीजिए देशांतर रेखाएं तो ये होंगी और अक्षांश रेखाएं इस तरह से, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी, आपको ये ध्यान रखेंगे। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो कोसी का हमारा मैदान है, कोसी नदी का मैदान है, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में पूछा गया था। तो 30 मीटर इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला था। चलो अगला क्वेश्चन 98 के बारे में पूछा गया। 98 कह रहा है कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, है ना। जो मानक रेखा और कर्क रेखा है कौन सी जगह पर काटेंगी? तो बघेलखंडी के पठार पर ये दोनों एक दूसरे को जो है मिल जाएंगी, आपको झांसी के आसपास में वहां देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से जो है तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? देखो
अब आपको ये लगेगा कि जैसे मैं उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, तो उत्तराखंड का पूछ लिया गया था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर था कि जो अल्मोड़ा जिला है ये तिब्बत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो अल नीनो धारा है हमारी, ये प्रशांत महासागर में जो है पेरू के तट के निकट में आपको वहां पर देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं 101 में क्या कहा जा रहा है। तो 101 में आपसे पूछा जा रहा है कि कॉलेजियम जो प्रणाली है इसके बारे में आपको कथनों पर विचार करना है और कौन कौन से स्टेटमेंट इस कॉलेजियम प्रणाली, देखो कितना बड़ा आपको दिया गया है, सही पूछ रहा है इसके बारे में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक 5 सदस्यीय निकाय जिसकी अध्यक्षता में सीजीआई के द्वारा करी जाती है और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, ये लोग कॉलेजियम में शामिल होते हैं, सही बात है। संसद ने नहीं, संसद के द्वारा तो एनजेएसी एक्ट बनाया गया था जिसको 100वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको अवैध घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि इसको नलीफाई कर दिया था। तो इसलिए गलत हो जाएगा, संसद के द्वारा, जो संसद के द्वारा नहीं, कॉलेजियम प्रणाली को कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के माध्यम से ही करी जाती है, बिल्कुल सही बात है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले में, नहीं ये गलत हो जाएगा हमारा, फर्स्ट जज केस में इसमें नहीं दी गई थी ये। तो 1 और 3 इनमें से ये सही हो जाएंगे, और 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन के संबंध में जो है इस पर हमें विचार करना है, कौन कौन से स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके बारे में हमें पूछा क्या गया है बेसिकली। तो देखो गलत पूछ रहा है प्यारे मित्रों इनमें से, ठीक है, तो गलत कौन कौन से हो जाएंगे हमें वो देख लेना है, ठीक है। तो देखो इसने प्रस्तावना में इन 3 समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इसको जोड़ दिया था, सही बात है। संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, बिल्कुल गलत बात है। देखो 8 मौलिक कर्तव्यों की तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सिफारिश दी गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य उनको जोड़ा गया था। जो बचा हुआ एक 11वां मौलिक कर्तव्य था, इसको 2002 में जोड़ दिया गया था। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े 39A, 43A और 47, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो है हमें जो ये स्टेटमेंट था, तीसरा स्टेटमेंट था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा, इसके राष्ट्रपति चुनाव आयोग परामर्श से विधानसभा मंडल और सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करा था, तो ये सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। गलत इनमें से हमें देखने को मिलेंगे दूसरा और तीसरा, ये स्टेटमेंट हमारे गलत थे, ठीक है। अगला 103 के बारे में पूछा जा रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं कौन कौन सी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो उपयुक्त इनमें से देखें तो कौन कौन से सही होंगे, तो सारे के सारे सही हैं। यानी कि जो हम देखते हैं ना, अनुसूचित जनजाति को कुछ उसको घोषित करना है तो आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए, विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क के साथ शर्म होनी चाहिए, और पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव भी होनी चाहिए। तो सारे के सारे इसमें जो सही होने चाहिए, जब इनको जो है ये घोषित करा जाएगा। 4, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से, बहुत सिंपल है भाई, फंडामेंटल राइट आप जानते हैं, हम कहां से लिया, यूएसए से लिया। 104 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 105 में क्या पूछा गया आपसे। तो 105 में हम देख लेंगे क्या पूछा जा रहा है। 105 में आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी को, बहुत सिंपल है, हम जानते हैं अनुच्छेद 17 के द्वारा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न में से कितने, यानी कि हमारे कोर्ट में कितने जज मतलब न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बात करें तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का निम्न में से अधिकार किसके पास है, तो इसका आंसर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर ये चीजें करी जाती हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों शासन हितों से संबंधित है, तो 5वीं अनुसूची में जो हमारे संविधान की टोटल 12 अनुसूचियां हैं, इनमें से हमारी जो अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनके बारे में, अनुसूचित यानी कि जो एसटीज हैं हमारी, उनके बारे में हमें देखने को मिलती हैं। और जो छठी अनुसूची है उनमें 4 राज्य AMTM, इन 4 राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 108, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, तो भाई आपको तो पता ही है, बहुत फेमस केस है हमारा केशवानंद भारती केस, 1973 में आता है। संविधान की मूलभूत अवधारणा या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें किसी भी आदमी में बदलाव नहीं करा जा सकता, उसको समाप्त नहीं करा जा सकता था। राजनीतिक दलों के साथ उनकी स्थापना के वर्ष, एग्जाम क्वेश्चन आते रहते हैं, यूपीपीसीएस का भी फेवरेट पोर्शन है, अभी बीपीएससी भी क्वेश्चन को पूछने लगा है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से जो है इनके बारे में बात करेंगे। सीपीआई जो मार्क्सवादी 1964 में इसका गठन होता है, और सीपीआई के बारे में बात करेंगे तो 1925 में गठन मिलेगा आपको। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में, और AITS ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये 1992 में इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन यानी कि आपको यहाँ पर ये इनका मिलान इनके साथ देखने को मिल जाएगी। अगला देखते हैं, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष जो सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है, ठीक है। यानी जो भी सदन में जो लोग बोल रहे होते हैं, सदस्य लोग बोल रहे होते हैं, तो वो अपनी मातृभाषा में अध्यक्ष की जो परमिशन के साथ कौन कौन से अनुच्छेद के तहत में लोगों को बोलने की अनुमति मिल सकती है, तो अनुच्छेद 120 का जो 1 है उसके थ्रू ये जो है लोग अपनी मातृभाषा में या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की उस लोकल लैंग्वेज के द्वारा जो है अपना भाषण या फिर अपना स्पीच जो लोग दे सकते हैं।
आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें निम्न में से कौन कौन से शामिल है? तो हम जानते हैं आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कौन कौन है? इनमें से एफसीए यानी कि हमारी जो विदेशी मुद्रा संपत्ति शामिल होंगी, सोना होगा, एसडीआर होगा और आरक्षित किस्त स्थिति ये भी शामिल होगी। तो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें जो है सही हो जाएगा इसके बारे में। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। यानी कि जब हम टैक्स वगैरह देखते हैं तो उसके संबंध में उत्पत्ति का नियम है, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो इनमें से हमसे बेसिकली क्या पूछा गया देख लेते हैं। हाँ, सही पूछ रहा है हमें, कौन कौन से सही है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद की राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए मानदंड है, बिल्कुल सही बात है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को ये जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं, बिल्कुल। यानी कि विदेशी चीजों से जो चीज आ रही है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि इस चीज की उत्पत्ति, इस वस्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए कराया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कोई मामले में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर जो है निर्भर करते हैं। तो सारे के सारे ये सही हो जाएंगे, और जब सारे के सारे सही होते हैं तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ये सही हो जाता है। शिशु मृत्यु दर के बारे में हमें निम्न कथनों पर विचार करना है। आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें से जो हमारा सही स्टेटमेंट कौन से सही है। तो ये शिशु जन्म ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो कि प्रति 10,000 पे नहीं भाई 1,000 पे होती है सारी चीजें। तो ये 10,000 पर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, ये 1,000 होता है ना कि 10,000 होगा, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था हमारा, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत, ठीक। दूसरे के बारे में हम बात करेंगे तो दूसरा कह रहा है कि 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, सही बात है। 2019 में शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 थी, ठीक है। तो ये इतनी ही थी, तो दूसरा जो है हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 सही हैं। और यहाँ पर आरजीआई जो बताया इसके सैंपल रजिस्ट्रेशन के बुलेटिन के अनुसार 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था, ठीक है। हमारा जो इसके बारे में बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 सही के बारे में पूछा गया, तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14, एक अवधारणा के रूप में जो मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है, यानी कि मानव पूंजी की जो व्याख्या करी जा रही है किस संदर्भ में, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचयन करने को, ज्ञान में वृद्धि करने को, कौशल स्तर में वृद्धि करने को, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तर और क्षमताओं में वृद्धि करने को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी केवल 4 यहाँ पर आपके इसके संबंध में सही हो जाएगा, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में हमें बात करनी है, ठीक है। यानी कि इंटेलेंस हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड जो होता है हमारा आईबीसी, उसके बारे में, ठीक। उसके बारे में हम देख लेते हैं हमारे पूछ क्या रहा है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट ही आपसे पूछा जा रहा है, और सही स्टेटमेंट आपको इनमें से कौन सा होगा। शोधन अक्षमता से तात्पर्य वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में समर्थ होता है, गलत है इसके बारे में। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को, देखो भाई ये अपोजिट दे दिए गए हैं इसके बारे में, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है, अपोजिट दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी, और इसके चौथे के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल देखो इनमें से हम बात करेंगे तो ये, हाँ बिल्कुल, भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता, दिवाला और शोधन क्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय हैं। तो केवल चौथा हमारे इनमें से सही है, बाकी सारे में अपोजिट जो है डाल दिए गए थे, तो सी हमारे यहाँ पर केवल 4 सही हो जाएगा। 16 के बारे में बात करते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष मनाया गया, ठीक है। औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था इसको, तो इसको 1956 में जो है ये एक एग्जाम में स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस का एग्जाम था, उसमें ये भी पूछ लिया गया था कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी, तो 1956 राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं क्वेश्चन वहां से रिपीटेड है, लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, इसके बारे में हमें इन कथनों पर विचार करना है, और देख लेते हैं क्या सही है गलत पूछ रहा है हमें इन स्टेटमेंट के बारे में। तो हाँ, हमें गलत पूछ रहा है इनके बारे में, तो ध्यान रखेंगे गलत कौन कौन से, इनको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ये योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए इसे प्रोत्साहन की पेशकश करी गई है, सही बात है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां, ये गलत हो जाएगा दूसरा जो हमारा। तीसरे के बारे में बात करेंगे तो ये योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील जो वृद्धि है बिक्री है लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है, इसके बारे में ये योजना है, ठीक है। अगर देखो इस योजना के बारे में अपन लोग बात करेंगे तो इनमें से बेसिकली हमसे गलत पूछ रहा है ना, तो देखो अगर हम इनमें से गलत के बारे में बात करेंगे तो भाई इनमें से हमारा जो गलत हो जाएगा दूसरा और तीसरा ही हमारे गलत है दोनों, दूसरा तो गलत था ही, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा सही है हमारा। पीएलआई के तहत जो लक्ष्य श्रेणी है इसमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी जो है, सर्वर हैं, ठीक है, यूएसएसएफ शामिल है, ये सारे शामिल होंगे इसमें। लेकिन जो गलत हैं 2 और 3 हमारे इसमें गलत हो जाएंगे, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। तो 18 में पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पर स्वामित्व योजना के बारे में। तो स्वामित्व योजना में क्या है, गांव में जो बेनामी संपत्तियां थी, प्लॉट थे, घर थे, उनको स्वामित्व कार्ड दिए गए थे उसके संबंध में। तो देखेंगे हमें कौन कौन से इसके बारे में जो है शामिल होंगे। तो देखो भाई गलत अगेन यहाँ पर हमें पूछा गया है, गलत इनमें से कौन है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खान मंत्रालय के दायरे में एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो खान मंत्रालय यहाँ पर कैसे आ जाएगा भाई, गलत है।
ये योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तो बिल्कुल देखो ये भी जो स्टेटमेंट है हमारा ये तो सही हो जाएगा। तीसरा CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है, ये गलत हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। और ये योजना ड्रोन तकनीक का यूज करेगी, छोटे भूखंडों का नक्शा बनाएगी, तो गाँव की जो बस्तियां हैं उनका स्पष्ट स्वामित्व करने के लिए पहले तो ये भी सही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है आपसे, गलत हो जाएंगे आपके इनके बारे में, पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके बारे में राइट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपातकाल लगता है हमारा अनुच्छेद 360 के तहत, तो कौन कौन सी कंडीशन हो जाएंगी इसके तहत में, ठीक है। तो देख लेते हैं हमें सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है बेसिकली इनके बारे में। देखो भाई सही पूछ रहा है इनके बारे में, तो हम देख लेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। पहला कह रहा है राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत कोई वर्ग के कर्मचारियों को वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। बिल्कुल राष्ट्रपति के पास ये ताकत होती है, हमारा जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की विरासत में आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल गलत बात बोली गई यहाँ पर, बल्कि इन सारे विधेयकों को रिजर्व कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट अनुमति देंगे तभी पास होगा। तीसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या फिर किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी तीसरा। चौथा कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित होने के बाद धन विधेयक अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की विरासत आरक्षित रखे जाएंगे, सही हो जाएगा। देखो सिर्फ दूसरा नहीं है, बाकी सारे सही होंगे, 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन इसका हमें सही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 120 देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, यानी कि मंदी वो भी कैसी, किस वजह से, जो इन्फ्लेशन की वजह से जो मंदी आई है, तो कौन कौन से जो है इसमें योगदान देंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे सही पूछ रहा है। तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव आ जाता है, ये योगदान देगा। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी योगदान देगा। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी योगदान देगा। और घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी, ये भी योगदान देगा। तो सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे, 1 2 3 4, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ ये ऑफिशियल है, आयोग की वेबसाइट से लिया गया, और जो आंसर किए ये भी ऑफिशियल है, ठीक है। तो आपको इसमें कैसा भी कोई भी डाउट नहीं रखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत होगा, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था हमारा, तो ये यहाँ पर बेसिकली 2023 में दिए गए थे। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए थे इस क्वेश्चन के बारे में, हमें 2023 का पुराना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की कोई भी कैसी भी आवश्यकता नहीं है। ये भारत का इकोनॉमिक सर्वे था, तो अब जो एग्जाम होगा तब तक हमारी नई सरकार का इकोनॉमिक सर्वे और जो हमारा बजट आ गया होगा, तो ये जो स्टेटमेंट था इसके संबंध में बात करेंगे। तो 121 का यहाँ पर हम बात कर रहे थे, इसके बारे में डी, केवल 4 राइट आंसर था, इसको डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पुराना है, हमारे किसी काम का नहीं है। बिहार के गया जिले की वर्तमान संख्या कितनी है, तो इसकी अगर हम गया जिले की वर्तमान संख्या के बारे में बात करें तो भाई ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा इसको डिलीट कर दिया गया था, तो इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। 23 में केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि एक तो होते हमारे योजनागत व्यय, एक होते हमारे गैर योजनागत व्यय। अब उसके बारे में जो गैर योजनागत व्यय है उनके बारे में कौन सा सही है, ऐसे व्यय जो ब्याज जिन पर ब्याज भुगतान करना होता है उनको वो गैर व्यय इसमें के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। 24 देख लेते हैं, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। यानी कि वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ है और भारत पर इसका कौन सा इंपैक्ट हुआ है, उसके बारे में इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा होगा। वस्तु सेवा व्यापार में विस्तार करा है, सही बात है। एफडीआई प्रवेश बढ़ाया है, बिल्कुल सही बात है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा, गलत ही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। 25 संघ सरकार में वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट इसके बारे में सही होंगे। तो देखो महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा 9.2 रहा था, तो ये सही है। देखो कितने पुराना डेटा पूछा गया है, ये भी हमारा जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे उससे संबंध में रहा है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा केवल 1। बाकी हमें इसको डिटेल में जानने की बिल्कुल भी कोई भी कैसी भी जरूरत नहीं है क्योंकि पुराना डेटा है, पुराना डेटा हमारा किसी काम का नहीं। 126 के बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1857 का विद्रोह है, इसकी विफलता के कारणों में से कौन कौन से कारण हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। अंग्रेजों की सैन्य से बिल्कुल सही बात है, उनकी आर्मी अच्छी थी, उनके पास इक्विपमेंट अच्छे थे। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, यानी इंटीग्रेटेड अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, कोई कहीं विद्रोह कर डाला, किसी ने कहीं विद्रोह कर डाला अलग अलग समय पे। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव था, बिल्कुल सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, कि इनमें से सभी सही हो जाएंगे हमारे, ठीक है, इसीलिए हम फेल भी हो गए थे। बिहार का वो रसोईया जिसने 1917 में गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर की जान बचाई थी, तो बतक मियाँ, बंदे बहुत अच्छे थे इसलिए इनको रिकॉग्नाइज भी करा गया। बतक मियाँ काफी चर्चा में रहे थे, तो असेंबली में इनके बारे में बात करी गई थी, करंट अफेयर इसलिए क्वेश्चन आया था। बतक मियाँ साहब के बारे में आपको बता दूं तो 1917 में जब चंपारण विद्रोह होता है, उस टाइम पर जब गांधी जी चंपारण में पहुंचते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा उनको मारने की प्लानिंग करी जाती है, और अंग्रेजों के द्वारा ये प्लानिंग करी गई थी कि भाई जो अंग्रेजों के द्वारा बुलाया गया था गांधी जी को बातचीत के लिए,
और अंग्रेजों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम करवा देते हैं, दंगे वगैरह हो जाएंगे और इस तरह पूरा भारत चपेट में आ जाएगा इसकी में। तो एक मुस्लिम रसोइया थे बतक मियाँ, उनको चुना गया और बोला गया कि आपको गांधी जी के दूध में जहर मिला देना है। पता नहीं इनका हृदय परिवर्तन हुआ है, फिर क्या सोचा इन्होंने, बतक मियाँ को चुपचाप से राजेंद्र प्रसाद जी को और गांधी जी के कान में जाके बता दिया कि भाई इसमें ऐसे ऐसे दूध है। तो गांधी जी ने उस दूध को नहीं पिया था, बिल्ली ने पी लिया था, बिल्ली तुरंत मर गई थी। तो इसलिए गांधी जी के द्वारा गांधी जी को बचाने में और इस हमारे देश की स्वतंत्रता में जो बतक मियाँ जी का योगदान है उसको भी हम याद करते हैं आज के टाइम पे। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित करा गया था? तो बर्खास्त के बारे में बात करते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा, यानी कि जो हमारा किसान आंदोलन था इसको लाया गया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न घटना पर हमें विचार करना है और कालानुक्रम करना है, यानी कि इनको क्रोनोलॉजी में हम लोगों को लगाना है कि कौन से टाइम पर कौन सा हमारा जो है आता है इसमें संबंध में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा सूरत विभाजन 1907 वाले टाइम पे हो जाता है, होम रूल लीग आंदोलन 16 में मिलेगा, खेड़ा सत्याग्रह में 18 वाले टाइम पे मिलता है, मार्ले मिंटो सुधार है ना, मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में बात करते हैं तो 1909 में आते हैं हमारे, ये 1909 में। अब आप जब इनको समय के अनुसार लगाएंगे तो राइट ऑप्शन मिल जाएगा आपको 2 4 1 3, ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, लॉर्ड लिटन निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, ये सारे लॉर्ड लिटन इस टाइम पे थे। एल्बर्ट बेल विवाद के संबंध में लॉर्ड लिटन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे? तो आपको पता है कि हम बात करते हैं कि 1764 के टाइम पे जब हमारी बक्सर की लड़ाई होती है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि हेक्टर मुनरो के द्वारा, और बक्सर की लड़ाई हम देखेंगे तो तीनों इस तरह से, बंगाल का नवाब, मुगल सम्राट और अवध का नवाब, इन तीनों के द्वारा ये लड़ाई करी गई थी। तो उसके बाद हम 1765 में इलाहाबाद की संधि हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित करा था? तो डच के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनके द्वारा कारखाना 1632 में इसकी स्थापना करी गई थी। 33 कह रहा है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करा था? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद में जो मिल हड़ताल करी गई थी, यहाँ पर गांधी के द्वारा जो हंगर स्ट्राइक है इसका यूज सबसे पहले यहाँ पर करा गया था। 34 के बारे में बात कर लेते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा, सही बात। बिहार के कौन नेता प्रमुख? बिहार केसरी, तो हम जानते हैं, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया बिहार केसरी, तो उपनामों में मैंने आपको जो कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए बिहार जी के, वहां पर जितने भी लोगों के उपनाम है मैंने सबको आपको पढ़ाया। तो बिहार केसरी जैसे ही आपके दिमाग में आएंगे, श्री कृष्ण सिंह जी के साथ आप तुरंत चले जाएंगे। बिहार केसरी किसको बोलते थे? श्री कृष्ण सिंह जी को। चंपारण आंदोलन की जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा जो कदम उठाया था? तो हम देखते हैं ना, एक नील कमेटी थी, उसका गठन करा था। ठीक है, तो चंपारण कृषि समिति के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना करी गई थी 1917 में, और इनको लगान के निर्धारण के लिए जो है गांधी जी को भी इसमें इन्वॉल्व करा गया था। उसके बाद इसको हमें सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगला 36 देखेंगे, यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं और इनका हमें मिलान करना था, तो देख लेंगे हमें कौन कौन सा। तो देखो, हमें यहाँ पर बात करना है भारत सेवक समाज, तो ये गोखले साहब के द्वारा इनकी स्थापना देखने को मिलेगी हमें। तत्वबोधिनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर साहब, और आत्मीय सभा के बारे में बात करेंगे तो राम मोहन राय, इनके द्वारा स्थापना मिलेगी। तो जब आप इसका मिलान करेंगे तो आप इसको मिलान में आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिल जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जी के बारे में हम बात करेंगे तो कर्नाटक से अंबाबाई जी हमें हमारा जो भारतीय आंदोलन होता है उसमें देखने को आपको मिल जाती है अंबाबाई। कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? है ना, नहीं पूछ रहा है इनमें से, लॉरेंस से, अलेक्जेंडर थे और एंड्रयूज नहीं, है ना, ये गलत हो जाएगा हमारा, एंड्रयूज उसमें नहीं थे, तो नहीं ही पूछ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 39, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए करी गई थी। सिंपल सा पूछा, जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है इसको किसके द्वारा दिया गया था? तो हम जानते हैं लाला लाजपत राय जी के द्वारा सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 40 को देख लेते हैं, 40 में क्या बोला जा रहा है? तो यहाँ पर निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित करे गए थे? तो देखो, सबसे पहली बार ये प्रस्ताव जो पारित करे गए थे कराची अधिवेशन 1930 में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो हमारे जीएस वगैरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको जो 10 क्वेश्चन अंत में मैथ्स के मिलते हैं, बस इनका राइट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बात करेंगे तो यहाँ पर रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन मिला गया है। तो अगर इनमें से हम बात करें, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में गेम को ये लिखा जाता है और बीड को ये लिखा जाता है, तो हम यहाँ बात करेंगे मेड शब्द को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको सी, इसका राइट। मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूंगा, सॉल्व करने में इनमें बहुत टाइम लगेगा, मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा, आपको इनका आइडिया है तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 का हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन था, और जब ये डायरेक्शन से क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमें फिर से अगेन हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, ये हमें इन्हीं से जाने के 50 तक ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 143 का राइट ऑप्शन बी है, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक देखने को मिलेगी। निम्न विकल्पों में बेजोड़ युग्म यानी कि बेजोड़ युग्म इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प नहीं हो रहा है? तो देखो, मिलिनरी यानी कि टोपियां का प्रकार होता है, ब्रेवरी शराब होती है, स्टेशनरी कागज होता है,
और स्नोबरी जूते नहीं, स्नोबरी जो होता है ये जूते से संबंधित नहीं होता है, यानी कि बेमेल के बारे में हमें बताना था। तो 144 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, इस तरह से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे बीपीएससी में। तो देखो सीरीज से देखो, इस बार आपको यहाँ पर ये जो 10 क्वेश्चन आते थे ना, इनमें भी चेंजेस देखने को मिलेगा। 69वीं बीपीएससी से पहले सारे क्वेश्चन ज्यादातर मैथ से रहते थे, लेकिन सॉरी हाँ 68वीं क्वेश्चन बीपीएससी तक, लेकिन 69वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन मैथ्स के साथ साथ जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उनका अनुपात भी इसमें से बढ़ाने देखने को मिल गया। ये सीरीज का क्वेश्चन था, इस सीरीज के क्वेश्चन में हम देखेंगे तो आपका ये राइट ऑप्शन 182 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 146 है, आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है और इस टेबल के बारे में आपसे पूछा गया इसका कौन सा आंसर होगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बताया गया है 140 का राइट आंसर 77 आएगा यहाँ पर, इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर 77 आएगा। 47 का यहाँ पर कथन और निष्कर्ष के बारे में हमारा यहाँ पर क्वेश्चन था। तो इनमें से एक दिन यहाँ पर जो दिए गए थे, कथन कहा गया था एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। निष्कर्ष है टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर्स है। तो इनमें से बात करेंगे, ऑप्शन नंबर इसका आपको देखने को मिल जाएगा डी, ना तो एक ही ना ही दो, इनमें से एक भी अनुसरण इसका नहीं करेगा। ठीक है, 147 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 48 यहाँ पर कूट दिया गया है, अगेन हमें कोडिंग दी गई है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इजी होते हैं और ये क्वेश्चन हो भी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 148 में कूट भाषा में ग्रेट को ये लिखा गया था, मोंग को ये लिखा गया था, तो यहाँ पर विगोरस को क्या लिखा जाएगा। तो उसी समय देखो टाइम टेकिंग जरूर होता है, इनमें टाइम लगता है इन क्वेश्चन में, लेकिन सिंपल होते हैं। ठीक है, हाँ टाइम जरूर लगता है। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ए, 148 का राइट आंसर ए था। 149 यहाँ पर अगेन यहाँ पर बेजोड़ों के बारे में बताया गया था, इनमें जो गैप के संबंध में आपको चीजें देखनी थी, कौन से में कितना गैप है। तो जो बेजोड़ समूह उसके बारे में हमें बताना था, इनमें से बेजोड़ है WCGJ, इनमें बेजोड़ है, इनमें बात करेंगे इनमें जो गैप के बारे में, इनमें गैप हम था ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम इनमें जो है मतलब अलग देखने को मिलेगा, जो सीरीज ये तीनों फॉलो कर रहे थे ये फॉलो नहीं कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 69वीं बीपीएससी का। तो यहाँ पर जो 4 शाखाएं दी गई अगेन यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है। तो इनके किलोमीटर में दूरी इनके विजन में क्या आएगी यहाँ पर। तो हाँ देखो ये भी अगेन डायरेक्शन से हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 5.34। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस तरह से हमने देखा हमारा जो बीपीएससी का हमारा 69वीं बीपीएससी का पूरा पेपर था ये हमने देख लिया। अब हाँ, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाली मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अब 68वीं बीपीएससी से हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू हम केबीसी नैनो से। और केबीसी नैनो से जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको ध्यान रखना होगा उसमें जो डिटेल एनालिसिस दिया गया है, बहुत शानदार डिटेल एनालिसिस दिया गया और सारे डिटेल एनालिसिस के साथ में हम देखेंगे। 69वीं का अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऑफिशियल से करा दिया। उसके बाद हम जो 68वीं है, इस 68वीं का तो हम जो है सारे के सारे केबीसी नैनो के डिटेल एनालिसिस से देखेंगे। और हाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप प्लीज एक बार भरोसा करके देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको दे रहा हूँ। मुखर्जी नगर में जो भी कंटेंट आपको सारी चीजें जो पेड कंटेंट मिलता है मैं आपको आपके घर बैठे सारी चीजों को फ्री प्रोवाइड हम जीएस उम्र पर हम लोग करा रहे हैं। आप एक बार भरोसा करेंगे तो हाँ आप भरोसा कर सकते हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट है आपको जीएस उम्र पर देखने को मिलेगा। जीएस उम्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके जो भी मित्र लोग जो भी बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपको ध्यान रखेंगे, बस आपको एक यही चीज देनी है, यही आपको अपना जो क्रेडिट दिखाना है कि मैं आपको अगर बहुत सी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है। प्यारे से कमेंट करें, आप जरूर बताएं चीजें आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखेंगे। जय हिंद, बाय बाय।